जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के 10वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे परमवीर की कहानी है जिनकी कहानी मैंने बचपन में अपने स्कूल की किताब में पढ़ी थी और जैसे जैसे बड़े हुए तब समझ आया कि फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जुनून है, शौर्य की परिभाषा है, दृढ़ता है कि जब तक हम हैं देश पर आंच नहीं आने देंगे, कर्मनिष्ठा है कि हम कहीं भी हों, चाहे -18 डिग्री तापमान हो या 48 डिग्री तापमान में कहीं रेगिस्तान में हो, देश सर्वप्रथम है। यही वो जज्बा है जो लद्दाख में खून जमने से बचाता है और तपते रेगिस्तान में झुलसने से बचाता है। ऐसे ही परमवीर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेले 7 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ाया और पाकिस्तान को टैंक रेजिमेंट सहित आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से कि कहानी को पूरा सुनें। मैं आप लोगों को कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा, गुमराह नहीं कर रहा। मेरी तो सच्चे नायकों को जीवंत रखने की कोशिश मात्र है और जरूरत पड़ने पर हम भी राष्ट्र के काम आए, ऐसी भावना है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेना में रहकर ही राष्ट्र के काम आ सकें, आप जहां हैं वहां रहकर भी राष्ट्रहित किया जा सकता है। दोस्तों, मैं भी एक सैनिक हूं। मैं एक सड़क दुर्घटना में चोट लगने के कारण दिव्यांग हो गया। मैं किसी भी तरह राष्ट्रहित में काम आ सकूं, यही कोशिश करूंगा। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामूपुर गांव में हुआ था। हमीद के अलावा उनके 3 भाई और 2 बहनें थीं। हमीद के पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे। हमीद अक्सर अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। हमीद को तैराकी, कुश्ती, तलवारबाजी और शिकार का बहुत शौक था। उनकी शादी महज 14 साल की उम्र में कर दी गई। उनके 5 बच्चों में 4 बेटे और 1 बेटी थी। हमीद को 20 वर्ष की उम्र में बनारस में सेना में नियुक्ति के लिए चुना गया। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर नसीराबाद में ट्रेनिंग के उपरांत 1955 में 4th ग्रेनेडियर्स में भेज दिया गया। शुरू में राइफल कंपनी में काम करने के बाद उनका स्थानांतरण रिकॉयल लेस पल्टन में कर दिया गया। 1962 में हमीद नेफा में थांगला में 7th माउंटेन ब्रिगेड माउंटेन डिवीजन की तरफ से लड़े। युद्ध विराम की घोषणा के बाद उनकी यूनिट को अंबाला भेज दिया गया, जहां हमीद को CQMH कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार बना दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्रस्तावना के रूप में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की पाकिस्तान की रणनीति और भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर घुसपैठ की एक श्रृंखला का प्रयास किया। भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ का पर्दाफाश किया। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान खड़े हो गए। अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरण सेक्टर असल उत्तर में हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास ना तो आधुनिक टैंक थे, ना ही बड़े हथियार थे। उनके पास था कर्मनिष्ठा के साथ भारत के लिए लड़ते हुए जान की बाजी लगाने का हौसला। भारतीय सैनिक साधारण सी 303 राइफल LMG के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप RCL थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने खिलौने के समान थी। भारतीय सैनिक टैंकों के नजदीक आने का इंतजार करते हैं, दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए, इसलिए हथगोले फेंकने वाले सैनिक भी बिना आवाज किए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही टैंक 30 गज के दायरे में आते हैं,
हमीद अपने लोडर को आरसीएल लोड कर फायर करने को कहते हैं और बम को ऊपर जाते हुए और दुश्मन के पहले टैंक की तरफ गिरते हुए देखते हैं। वे दूरबीन आंख के आगे ला भी नहीं पाए थे कि तेज धमाके के साथ उनकी आंखों के सामने टैंक जल रहा था। हमीद और उनके साथी खुश हो जाते हैं। वे उसके पीछे आते दो टैंकों के क्रू को उतरकर भागता हुआ देखते हैं। हमीद ड्राइवर को जीप मोड़कर आगे चलने को बोलते हैं। 11:30 बजे के करीब बटालियन के ऊपर बमबारी शुरू हो जाती है और उन्हें जानी पहचानी घरघराहट सुनाई देती है। हमीद अपनी दूरबीन निकाल कर देखते हैं। 3 और टैंक उनकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। वे अपनी जीप को पास ही खेत के बीच खड़ी कर देते हैं जिससे वह दुश्मन की नज़र में ना आए और अपनी गन तानकर इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही टैंक नज़दीक पहुंचते हैं वे लोडर को इशारा कर बम की लीक पर नज़रें गड़ा देते हैं। बम निशाने पर जाकर लगता है। ये दूसरा टैंक भी आग के हवाले हो जाता है। बाकी 2 टैंकों का क्रू टैंकों को छोड़कर भागने लगता है। दिन खत्म होने तक हमीद 2 टैंक उड़ा चुके होते हैं और 4 को दुश्मन छोड़कर भाग जाता है। दुश्मन इसी रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इंजीनियर्स को टैंक उड़ाने वाली सुरंगें बिछाने का आदेश दिया जाता है। दिए गए समय में इंजीनियर्स अपने काम को अच्छी तरह पूरा करते हैं। बटालियन पर पाकिस्तानी सेना द्वारा ब्रिगेड स्तर का हमला किया जा रहा था और उनका सामना आरसीएल से करना था। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शुरुआती सफलता के कारण सबका मनोबल ऊंचा था। अगली सुबह हमीद ने वापस लौटकर अपनी आरसीएल गन से दुश्मन के 2 टैंक और उड़ा दिए। बटालियन को पाकिस्तानी सेबर जेट के हवाई हमले भी झेलने पड़े, परंतु इस कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दिन ढलने तक हमीद और उनकी टीम ने दुश्मन के 2 और टैंक उड़ा दिए थे। यह एक मार्के की सफलता थी। हमीद अपनी सफलता से खुश थे। प्रशस्ति पत्र भेजकर उनका नाम परमवीर चक्र के लिए सुझाया जा चुका था। प्रशस्ति पत्र में उनको 4 विरोधी टैंकों को उड़ाने का श्रेय दिया गया था। अगले दिन हमीद पुनः मैदान में थे। भारतीय सेना पर दुश्मन की भारी बमबारी होती है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना टैंकों से एक बार फिर हमला कर देती है और वे 3 टैंकों की संरचना में आगे बढ़ते हैं। हमीद अपनी जीप में झाड़ के पीछे रहते हैं और पहला टैंक पास आते ही उसे उड़ा देते हैं। उसी वक्त एक टैंक का गोला उसी जगह आकर गिरता है जहां वे थोड़ी देर पहले खड़े थे। खुशकिस्मती से उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी। पास की झाड़ियों से ही दुश्मन पर निशाना साधे हुए थे। अब तक जीपें दुश्मन टैंकों की नज़र में आ चुकी थीं और उन्होंने जीपों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। हमीद बार बार अपनी जगह बदलकर खेतों के पीछे से उनको चकमा दे रहे थे। एक टैंक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब उनके पास जगह बदलने का वक्त नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों का निशाना सही जगह पर लगा। धमाके के साथ आग और धुआं उठने लगा। टैंक उड़ चुका था। एक बम जीप पर आकर गिरा। उसके धमाके से जीप हवा में उछल गई। जवान दर्द से करा रहे थे। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अब्दुल हमीद शहीद हो चुके थे। शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मन के टैंकों को जिस तरह जमींदोज किया, हथियारबंद संरचना के साथ भी इतने टैंकों को उड़ाने की कल्पना नहीं की जा सकती। जबकि भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने बिना हथियारबंद संरचना के सिर्फ 303 राइफल और एलएमजी से जंग लड़ी। मिलिट्री इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक हथियारबंद डिवीजन के साथ
महज आरसीएल गन का इस्तेमाल करते हुए जंग लड़ी गई और न सिर्फ लड़ी गई, जीती भी गई। इस तथ्य के बारे में अस्पष्टता है कि अब्दुल हमीद ने कुल कितने टैंक उड़ाए। पहले दिन प्रशस्ति पत्र भेजे जाने तक हमीद ने 4 टैंक उड़ा दिए थे, लेकिन अगली सुबह प्रशस्ति पत्र भेजे जाने के बाद हमीद ने 3 टैंक और उड़ाए थे। वे अपने आखिरी लड़ाई लड़ते हुए 7वें टैंक को उड़ाने के दौरान शहीद हुए। इस लड़ाई की दिलचस्प कहानी यह भी है कि असल उत्तर के युद्ध में डिवीजन का पूरी तरह सफाया कर दिया गया था। पाकिस्तानियों द्वारा पीछे छोड़े गए पैटर्न टैंकों को बाद में बतौर ट्रॉफी एकत्रित किया गया। बिकी विंड नामक जगह पर 70 टैंक खड़े थे। स्थानीय लोगों ने उस जगह को पैटर्न नगर कहना शुरू कर दिया। जनरल हरबख्श की किताब के मुताबिक 3 दिन चली इस लड़ाई में पाकिस्तानियों के 75 टैंक या तो तबाह कर दिए या वे उन्हें छोड़कर भाग गए, जिसमें 4 कैवेलरी के टैंकों का पूरा एक बेड़ा भी शामिल था। कैवेलरी के कमांडिंग अफसर ने अपने 12 अफसरों और 11 सिपाहियों के साथ 11 सितंबर की सुबह आत्मसमर्पण कर दिया था। युद्ध विराम के बाद बिक्की विंड में पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था, जहां यह 70 टैंक ले जाने के लिए एकत्रित किए गए थे। कुछ समय बाद इन टैंकों की प्रदर्शनी वहां लगी रही, फिर उन्हें देश भर में स्थित सेना की अलग अलग छावनियों में भेज दिया गया, जहां वे बतौर वॉर ट्रॉफी प्रदर्शनी के लिए आज भी रखे हुए हैं। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए CQMH अब्दुल हमीद को पहले महावीर चक्र से और फिर सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। देश प्रेम की ज्योति को हर दिल में अब जगाना है। विश्व पटल पर भारतवर्ष को पुनः गुरु बनाना है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही देशभक्ति और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।